हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। हिलेरी मेटल का निधन। हिलेरी मेटल एक लेखिका हैं। इन्होंने 2 बार मैन बुकर पुरस्कार जो है जीता है। 2 बार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। दो बार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है और साथ ही साथ ये बहुत चर्चित जो है लेखिका रही हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। जन्म इंग्लैंड में हुआ है। 72 वर्ष के उम्र में इनका निधन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय निधन के रूप में एलिजाबेथ द्वितीय नंबर 1 पर, एलिजाबेथ द्वितीय महारानी, और उसके बाद में नंबर 2 पर हिलेरी मेंटल का ही स्थान आएगा, क्योंकि जो निधन अंतर्राष्ट्रीय निधन के रूप में है, ये 2 नाम बहुत चर्चित रहे हैं और दोनों इंग्लैंड से हैं। तो एक प्रश्न तो इसमें से बन सकता है, वो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है एलिजाबेथ द्वितीय बहुत हाईलाइटेड रही हैं, इसलिए इनसे प्रश्न न पूछे, तो हिलेरी मेंटल से प्रश्न पूछ सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है और उनका जन्म कहाँ हुआ था और क्यों चर्चा में रही हैं। पहली बार ये 2009 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त की थी। पहली बार 2009 में। इन्होंने 2009 में वुल्फ हॉल इनकी उपन्यास है वुल्फ हॉल, इसके लिए इनको मिला था। और फिर 2012 में दूसरी बार ये ब्रिंग अप द बॉडीज, ब्रिंग अप द बॉडीज, इसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी 2009 में वुल्फ हॉल के लिए और 2012 में ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक किताब इनका उपन्यास और है, द मिरर एंड द लाइट। ये भी बहुत चर्चित इनका रहा है, इसलिए इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी यहाँ पे है कि हिलेरी मेंटल एक लेखिका थी जिनका जन्म इंग्लैंड के ग्लॉसोप के डर्बीशर में हुआ था 6 जुलाई 1952 को। इनको 2 बार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2009 में वुल्फ हॉल के लिए, 2012 में ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए प्राप्त हुआ है। तो इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे कि हिलेरी मेंटल चर्चा में थी किस लिए थी। तो पहला तो आंसर यही हो गया कि इनका निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में थी। पहला, चर्चा में होने का कारण निधन। दूसरा, ये क्या थी? लेखिका थी। आप संदेह देगा कि फिल्म से जुड़ी थी, लेखिका थी, एक्टर थी या कुछ और थी। इनको कितनी बार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 2 बार। इनके उपन्यास का नाम पूछ सकता है, तो नाम आप आराम से बता सकते हैं। वुल्फ हॉल एक है, वुल्फ हॉल। दूसरा है ब्रिंग अप द बॉडीज।
सॉरी, द बॉडीज़ के लिए, यानी 2009 में प्राप्त हुआ था वुल्फॉल के लिए, और 2012 में प्राप्त हुआ ब्रिंग अप द बॉडीज़ के लिए। और इनकी एक उपन्यास और याद कर लीजिएगा, द मिरर एंड द लाइट। ये प्रश्न यहाँ पे इतने पूछे जाने की संभावना बनती है। अब अगला पॉइंट है स्क्वाड्रन 324। स्क्वाड्रन 324 क्या है? स्क्वाड्रन 324 भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान में शामिल भारतीय नया नौसेना एयरक्राफ्ट है। नौसेना एयरक्राफ्ट है 324, यानी पूर्वी क्षेत्र में निगरानी करने के लिए एक हल्का एवं लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो स्वदेशी है, भारत में ही इसका डिजाइन हुआ है और इसे बनाया गया है। यानी कि जो स्क्वाड्रन 324 है यह एक हल्का हेलीकॉप्टर है, स्वदेशी है, पूर्ण रूप से स्वदेशी है। यह पूर्वी समुद्री तट पर निगरानी की क्षमता बढ़ाएगा। इसे क्रिस्टेस नाम रखा गया है। क्रिस्टेस का मतलब होता है शिकारी पक्षी। शिकारी पक्षी, क्रिस्टेस नाम रखा गया है नहीं, शिकारी पक्षी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर पहली बार नौसेना स्क्वाड्रन का हिस्सा बने हैं। यानी कि स्वदेशी यानी स्क्वाड्रन 324 जो है ये अपने तरह का, अपने प्रोजेक्ट का पहला हेलीकॉप्टर होगा जो नौसेना के पूर्वी कमान में शामिल किया गया है, और भारत में निर्मित यह पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे निगरानी की क्षमता के साथ साथ में नौसेना की ताकत भी बढ़ाएगी। इसका नाम है शिकारी पक्षी, यानी कि केस ट्रेल्स, क्रिस्टल्स नाम रखा गया है जिसका अर्थ होता है शिकारी पक्षी। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे स्क्वाड्रन 324 क्या है? तो एक हेलीकॉप्टर है, किसमें शामिल किया गया है? 324 क्या है? हल्का हेलीकॉप्टर है जो पूर्णतः स्वदेशी है। किस कमान में शामिल किया गया है? तो पूर्वी समुद्री क्षेत्र, यानी कि नौसेना में शामिल किया गया है। नौसेना में शामिल किया गया है और पूर्णतः स्वदेशी है। नाम। अगला पॉइंट है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो वार्षिक रूप से आयोजित होता है। वार्षिक रूप से आयोजित होता है। बीसीसीआई ने 1961-62 से इसे शुरू किया था। 1961-62 से इसे
शुरू किया गया था और हाल ही में 2021-22 का सीज़न खेला गया, जिसमें फाइनल में दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र शामिल हुए और यह खेला गया कहाँ पे? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेला गया। यानी क्रिकेट प्रतियोगिता जो वार्षिक रूप में आयोजित होता है, बीसीसीआई के द्वारा 1961-62 सीजन से शुरू किया गया था। हाल ही में 2021-22 में दिलीप ट्रॉफी खेला गया, जिसके फाइनल में दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र शामिल हुए, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेला गया। अब फाइनल तो खेला गया कोयम्बटूर में। सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र बल्लेबाजी करने उतरी और इन्होंने दक्षिणी क्षेत्र के लिए पहले बल्लेबाजी करने उतरी पश्चिमी क्षेत्र ने 529 रन बनाए। यानी कि दक्षिणी क्षेत्र का जो टारगेट था 528 रन बनाए थे, 529 रन का टारगेट था। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र की पूरी टीम मात्र 234 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। यानी कि 294 रनों से दक्षिणी टीम हार गई और पश्चिमी टीम ने अपना 20वीं बार ट्रॉफी को जीता। याद रहे कि दिलीप ट्रॉफी से प्रश्न आते हैं। यूपीपीसीएस का और आरओ का सबसे पेट ये टॉपिक में से एक है कि दिलीप ट्रॉफी खेला गया है तो प्रश्न पूछे जाएंगे। अजलान शाह कब खेला गया है तो प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रैंड स्लैम कब खेला गया है तो प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब ऐसे जगह से हैं जहाँ से प्रश्न के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यानी दिलीप ट्रॉफी पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को 294 रनों से पराजित करके क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी या 21-22 का खिताब जीता है। हो सकता है रन ना पूछे कितने रनों से हराया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक ज़्यादा लंबा अंतराल है। कहाँ 529 रन और कहाँ मात्र 234 बना करके बाहर होना। 294 से जितना बनाए हैं उससे ज़्यादा रनों से हार गए हैं, तो हो सकता है पूछ ले। पश्चिमी क्षेत्र ने 20वीं बार दिलीप ट्रॉफी जीती है, यानी इसके पहले 19 बार और जीत चुके थे। फाइनल मैच तमिलनाडु में खेला गया और तमिलनाडु में कोयम्बटूर में खेला गया। दक्षिणी क्षेत्र को जीत के लिए 529 रनों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वो मात्र 234 रन ही बना पाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र ने संयुक्त विजेता के तौर पर 3 बार ट्रॉफी को जीता है। यानी कि 20 बार तो ये जीते साथ ही जो संयुक्त विजेता के तौर पर रहे हैं 3 बार जीते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के
यशस्वी जायसवाल, इनको प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि पश्चिमी क्षेत्र के यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है और पश्चिमी क्षेत्र के टी जयदेव उनादकांड को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। किसी भी बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द फाइनल और प्लेयर ऑफ द सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होता है और बीसीसीआई ने, जो क्रिकेट बोर्ड का भारत का सबसे बड़ा मंच है, 1961-62 में वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि दिलीप ट्रॉफी या ऐसे अन्य ट्रॉफी जो खेले जा रहे हैं वो किससे संबंधित है। तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इसका आयोजन कब शुरू हुआ था? 1961-62 के सीजन से शुरू हुआ था। कौन कराता है? बीसीसीआई कराती है, आईसीसी नहीं कराती है, याद रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं कराती है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कराती है। ये नहीं कराते हैं, ये कराते हैं, यानी बीसीसीआई कराती है। तो हाल ही में 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो जीता पश्चिमी क्षेत्र ने। किसको पराजित किया? तो पराजित किया दक्षिणी क्षेत्र को। कितने रनों से हराया? हो सकता है पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी 294 रन से पराजित किया है, ये आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज, याद रहे सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। ये है टी जयदेव उनादकांड और प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन है? तो यशस्वी जायसवाल हैं। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो फाइनल मैच खेला गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? कोयम्बटूर में। इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय लेखिका मीना कंडासामी। मीना कंडासामी जो हैं, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में। चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। सबसे ज़्यादा जब इन्होंने ये चीज़ देखा कि जो जातिवाद है, जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी है, तो इन्होंने अपना आंदोलन जाति विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया। मतलब ये चाहती थी कि जाति पाति न रहे, जात पात को समाप्त करना चाहती थी। और इसके लिए इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, यानी उपन्यास कई लिखी, और साथ ही साथ समाज में जाति विरोधी गतिविधियों में ये शामिल होती थी, क्योंकि ये नहीं चाहती थी किसी प्रकार का कोई जाति विरोधी कार्य हो और किसी भी निम्न जाति को उच्च जातियों द्वारा सताया जाए। इस चीज़ को समाप्त करना चाहती थी। इनको 2022 का हरमन केस्टन पुरस्कार
से नवाजा गया, ये विजेता बनी हैं। हरमन केस्टन पुरस्कार जो है ये जर्मनी में डार्मस्टाड में पेन सेंटर द्वारा दिया जाता है। हरमन केस्टन पुरस्कार ये सामाजिक कार्यकर्ता को जो किसी चाहे अपने कलम के माध्यम से, चाहे सामाजिक रूप से स्वयं उपस्थित होकर के, यानी किसी भी आधार पर, चाहे नस्ल भेद हो, जाति भेद हो, या किसी ऐसी गतिविधियों में जिसमें एक मानव के द्वारा दूसरे मानव को हीन समझा जाता हो, उसकी समाप्ति के लिए, संघर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 की विजेता भारतीय लेखिका मीना कंडास्वामी रही हैं। मीना कंडास्वामी को यह पुरस्कार जर्मनी के डार्मस्टाड में पेन सेंटर के द्वारा 18 नवंबर 2022 को दिया जाएगा। 18 नवंबर 2022 को दिया जाएगा। मीना कंडास्वामी चेन्नई में जन्मी थी। इनका जन्म चेन्नई में हुआ था और ये जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं, जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं तथा उपन्यासकार भी हैं और कवि भी हैं। यानी इन्होंने पेन के द्वारा, यानी कलम के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, जाति विरोधी आंदोलन के द्वारा यानी कि एक दूसरे को हीन भावना से देखने की क्रिया को समाप्त करना, इन्होंने अपने कलम के माध्यम से करने की कोशिश की। हरमन केस्टन पुरस्कार को क्ले जर्मन पेन पुरस्कार भी कहा जाता है। क्ले जर्मन पेन पुरस्कार भी कहा जाता है। ऐसे पुरस्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग ऐसे पुरस्कारों को इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे पुरस्कार भी आपको याद हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी हो जाती है। हरमन केस्टन पुरस्कार 1985 में शुरू किया गया था और 1985 में जब यह शुरू किया गया था तब ये 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। 2 वर्ष में एक बार यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1993 के पश्चात यह वार्षिक हो गया। यानी कि 1993 के पहले 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। 1993 के पश्चात यह वार्षिक यानी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 1993 तक 2 साल में एक बार यह पुरस्कार दिया जाता था। वहीं 1993 के बाद वार्षिक रूप से यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि मीना कंडास्वामी कौन हैं या चर्चा में क्यों हैं? तो चर्चा में इसलिए हैं कि इन्हें हरमन केस्टन पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी हरमन केस्टन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह सामाजिक गतिविधियों के लिए दिया जाता है। सामाजिक सुधार गतिविधि कह सकते हो। इसमें लेखिका को भी मिल सकता है, इसमें लेखक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या कवि हो, या अन्य इससे जुड़े कोई लोग। अब ये हरमन केस्टन पुरस्कार दिया कहाँ जाता है? तो यह जर्मनी में दिया जाता है।
जर्मनी में किसके द्वारा? तो एक है संस्था पेन सेंटर, इसके द्वारा। हर्मन केस्टन पुरस्कार को कले जर्मन पेन पुरस्कार भी कहा जाता है। कले जर्मन पेन पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह साल में कितनी बार दिया जाता है? तो साल में एक बार। 1993 के पहले 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। शुरुआत 1985 में हुआ। तो 2022 का हर्मन केस्टन पुरस्कार कौन जीता है? तब आपका आंसर होगा मीना कंडा स्वामी। मीना कंडा स्वामी। अगला पॉइंट है नैनो खाद प्लांट। देखिए, नैनो खाद प्लांट का मतलब ये है कि जो यूरिया पहले होता था, उस यूरिया के जगह पे अब लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव्य फॉर्म में अब बनाया जाएगा और वह बॉटल में रख करके दिया जाएगा। और इसका जो उत्पादन है वह पहली खेप जो है, यानी जो पहला यंत्र लगाया गया था, प्लांट लगाया गया था देश में, कंपनी इफ्को है और गुजरात स्थित कलोल में इसे पहली बार लगाया गया था। फूलपुर में यह दूसरा है, यानी दूसरे चरण का जो प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। उसमें फूलपुर प्रयागराज और आंवला बरेली में स्थापित किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट लगाया गया है। नवंबर 2022 में सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसमें काम शुरू हो जाएगा। बरेली में 11 करोड़ बोतल और फूलपुर में 7 करोड़ बोतल का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अब जो बोरी पहले लेकर के आते थे 50 किलो की, अब ये बोरी के जगह पर आधा किलो या 1 किलोग्राम का ये बॉटल लेकर के आओ और 5 बीघे में, यानी 1 एकड़ में छिड़क करके यूरिया से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल होगा। नैनो यूरिया में इसके पहले नीम लेपित यूरिया की बात कही गई थी, अब नीम लेपित यूरिया भी आता है और साथ ही साथ अब नैनो में यानी द्रव्य फॉर्म में भी यूरिया मिलने लगेगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे साधारण रूप में कि हाल ही में नैनो खाद प्लांट का कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। पहला कहाँ पे किया गया था? पहला प्लांट था गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? कलोल में। दूसरा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में फूलपुर प्रयागराज है और दूसरा है आंवला बरेली में शुरू किया गया है। आंवला में 11 करोड़ बोतल बनाने का लक्ष्य रखा गया है और फूलपुर में 7 करोड़ बोतल नैनो यूरिया बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।